प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स, gently open your eyes। प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत आपके चल रहे हैं। अब यहाँ हम एक रिलेशन देखेंगे कि हमारे हेल्थ में अर्थात स्वास्थ्य में और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या रिलेशन है। वैसे तो सब जानते ही हैं, और सारी जो अब तक ये थ्योरी पढ़ाई है या जो सिद्धांत पढ़ाए हैं उससे भी आपको समझ आ गया होगा कि हम और प्रकृति दोनों अभिन्न अंग हैं। अर्थात एक हम पूरी तरह से प्रकृति पर ही डिपेंड है। प्रकृति हम पर डिपेंड नहीं है, हम लेकिन कंप्लीटली प्रकृति पर डिपेंड है। हमारी सारी चीज़ें, चाहे हम कुछ भी प्रकृति जो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं जीवन में, वो सब डिपेंड करता है प्रकृति पर। तो स्वास्थ्य का मतलब केवल यही नहीं है कि हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ा से या किसी चीज़ से मुक्त हो जाएं, बीमारी से मुक्त हो जाएं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी जो जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति है, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो भी सशक्त बने, वो भी मजबूत बने और संतुलित बने, मजबूत रहे, संतुलित कार्य करे और संतुलन में रहे। केवल ऐसा नहीं कि हम स्वास्थ्य हमको प्राप्त हो गया, हाँ ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो गया, शारीरिक, लेकिन फिर बैलेंस बिगड़ गया। और जो जीवन की शक्ति है फिर भी हमको ऐसा लगता है कि भाई हम हारे थके से रहते हैं, एनर्जी नहीं रही है बातों में, ठीक है। तो इसलिए हमारे जीवन के हर क्षण में, हमारे जीवन के हर क्षण में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए और आशा होनी चाहिए। उत्साह और आशा अर्थात हम हमेशा एनकरेज रहें किसी न किसी चीज़ को करने के लिए, और हमें फ्यूचर की भी ऐसी आशा रहे कि देख, बिना उद्देश्य के तो जीवन भी व्यर्थ है। किसी का, पशुओं का कोई उद्देश्य तो होता नहीं है। जो पशु प्राणी हैं वो तो बस जीते हैं, वो उनको अपना जीवन जीना है, उनको जीवन भोग लेना है। इसी तरह से हमको भी ना ऐसा लगे कि भाई हम बस भोग रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहिए, अब आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे कि ये भारतीय परंपरा में अभी तो ये जो योग दिया है, योग तो ऐसी चीज़ें दे दी है कि आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में, किसी भी लेवल पे 1000 डिग्रियां हासिल करने के बाद भी आप योग में उतर सकते हैं, और योग का कोई अंत नहीं है, योग का कोई अंत नहीं है, ठीक है, और यूनिवर्सल भी है। तो इसमें भी आप बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां अचीव कर सकते हैं। आपको अंदर से इतना आनंद आता जाएगा, जैसे जैसे आप उत्साहपूर्वक जाएंगे तो उत्साह बढ़ता जाता है आपका। आपके अंदर थोड़ा सा भी चीज़ें बदलाव आती हैं तो आपका उत्साह बढ़ता है। और आशा भी रखनी चाहिए जीवन से कि हमको ये करना है, मतलब पॉजिटिव होपफुल होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए। तो ऐसे स्रोत हमारे जीवन में निरंतर आते रहने चाहिए। हमारे जीवन में निरंतर ऐसे स्रोत का बना रहना चाहिए, चाहे वो हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हो कि जो हमको मोटिवेट करता रहे, जो हमको आगे बढ़ाता रहे, जो हमको जीवन में इस तरह की चीज़ें बताता रहे, या कोई वस्तु हो, चाहे प्रकृति हो या कोई भी हो। तो इसके अलावा भी हमारे अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी स्थिति होनी चाहिए, अर्थात आत्मनिर्भरता की स्थिति होनी चाहिए। अर्थात हम ज़्यादा किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि यदि आप किसी पे डिपेंड हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर चूक रहे हैं। डिपेंडेंसी बहुत बड़ी गलत बात हो जाती है।
थोड़ा भी डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि आप जैसे डिपेंड रहते हैं तो आपके निर्णय आपके हाथ में नहीं रहते बहुत सारे। लेकिन जैसे ही आप सेल्फ डिपेंड होंगे, सेल्फ डिपेंड होने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि सेल्फ डिपेंड होकर आप बदतमीज हो जाएं, सेल्फ डिपेंड होकर आपके अंदर ईगो आ जाए, सेल्फ डिपेंड होकर आपके अंदर घमंड आ जाए, सेल्फ डिपेंड होकर आप मतलब किसी को कुछ ना समझे। यहाँ उसका मतलब नहीं है। आप प्रकृति में संतुलन बनाएं, फिर संतुलन बिगड़ जाएगा जो बात की जा रही है। तो इसलिए अगर आपके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी आती है तो आपके अंदर विनम्रता भी आनी चाहिए। जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो झुका होता है, और जो वृक्ष पे फल ही नहीं आते वो उड़ा होता है। अर्थात बिना बात कही, कुछ है नहीं फिर भी उड़ रहा है। लेकिन फलों वाला वृक्ष जिसके अंदर सब चीज़ें हैं, जो आपको दे रहा है वो एकदम झुका है, विनम्र है। इसी तरह से इंसान को रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होके आपको जीवन को चलाना चाहिए। इसलिए वो जरूरी है सहज बुद्धि। इसलिए आत्मनिर्भरता के साथ सहज बुद्धि का होना आवश्यक है, और खुद के निर्णय की शक्ति भी बहुत आवश्यक है कि आप खुद का निर्णय किस आधार पर ले रहे हैं, गुरु की बताए के आधार पर ले रहे हैं या शास्त्रों के आधार पर ले रहे हैं। ये निर्णय का मतलब होता है कि आपके अंदर विवेक होना चाहिए, कि विवेकशील होना चाहिए, और खुद स्वयं चेतना शक्ति, धारणा शक्ति, जीवन का कोई भी आप जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए आप अपने जीवन में प्राकृतिक संतुलन कैसे बनाएंगे, जब आपके जीवन में कोई एक निश्चित उद्देश्य भी हो। यह बहुत आवश्यक है। यदि उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्यहीन जीवन बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बस जा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है। और योग और अध्यात्म तो ऐसा उद्देश्य है कि भाई मुझे तो इस जन्म में कम से कम यदि मोक्ष भी नहीं मिलता तो इतना लेवल तो प्राप्त कर लेना है कि अगला जन्म इससे 1000 गुना ऊपर उत्पन्न होए, वहां तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, उस लेवल पे मुझे प्राप्त कर लेना है। और ये चीज़ आपको कोई और विषय नहीं देगा, ये चीज़ें तो आपको आयुर्वेद भी नहीं देगा। ये चीज़ें आपको सिर्फ प्रकृति दे सकती है, प्रकृति के साथ संबंध रखते हो, और योग दे सकता है। इसलिए स्वास्थ्य हमें क्या करता है, हम तब पा सकते हैं जब हम प्रकृति, माँ प्रकृति की शरण में जाएं और उसके नियमों पर चलें, उसके आदर्शों पर चलें। ठीक है, प्रकृति के नियमों पर चलना चाहिए, प्रकृति के आदर्शों पर चलना चाहिए, और उन पे चल के हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे अंदर की जो जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, जब हम कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रकृति को परेशान करते हैं, उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन के बीच हमारा संघर्ष आरंभ हो जाता है। जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर संघर्ष की स्थिति आ जाती है, और शरीर के अलग अलग जो कोष बताए गए हैं वो आपस में मतलब वो बड़ी तेजी से टूटने लगते हैं, घिसने लगते हैं। उनसे फिर क्या होता है, हमारे अंदर एक विषाक्त तत्व इकट्ठे होते जाते हैं, गंदगी इकट्ठी होती जाती है, और वो गंदगी हमारे ब्लड में मिल जाती है, वो गंदगी हमारे रक्त में मिल जाती है। तो जब उस गंदगी का कंप्लीटली आप निष्कासन कर देते हैं, या अगर आप उस गंदगी को पूर्णतः निष्कासित नहीं करते, अर्थात उस गंदगी को आप हटाते नहीं हैं उस जगह से, तो और समय पर नहीं हटाते, एक तो हटाना है लेकिन समय पर हटाना है, ऐसा ना हो कि स्थिति ना रहे। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये वाला ट्रीटमेंट आपका नहीं हो सकता क्योंकि आप इतना कमज़ोर हो गए हैं, आपको हार्ट की बीमारी हो गई है, आपको इसकी बीमारी हो गई है, आपको ये बीमारी हो गई है, तो ये वाली चीज़ ट्रीटमेंट चलेगा नहीं भाई आपका, इसके लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, जैसे ही आपको लगे कि गंदगी हो रही है तो तुरंत साफ कर लें। जैसे ही आपको लगे कि भाई 8 दिन में हमको ऐसा उल्टा सीधा खा लिया हमने, तो कुंजल कर लें, संघ प्रक्षालन कर लें, अर्ध संघ प्रक्षालन कर लें, ठीक है, बस्ती कर लें, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करके आप तुरंत निकाल सकते हैं 8-8 दिन में, 15-15 दिन में, तो शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ऐसा होगा
गंदगी इकट्ठी करोगे, प्रकृति के साथ संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो जीवन भी असंतुलन होने लगेगा। और जब जीवन में असंतुलन पैदा होगा तो समझ ले के रोग भी पैदा हो जाएंगे, रोग पैदा होने लगेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर इस तरह से आप सोचेंगे कि जो हमारे अंदर जो संघर्ष की स्थिति है, जो हमारे अंदर असंतुलन की स्थिति है, उसका जो फल मिलेगा, उसका जो परिणाम मिलेगा, वो क्या मिलेगा? रोग मिलेंगे, और रोग के लक्षण भी दिखने लगेंगे। रोग के साथ साथ दूसरे रोगों के लक्षण आ जाते हैं। एक रोग कभी अकेला भी नहीं आता, ये सोच लीजिएगा, रोग कभी अकेला नहीं आता। तो इसलिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मेन कारण है रोगों का, ये मूल कारण कह लीजिए, मेन कारण है रोगों का कि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य का भी एक ही कारण है, स्वास्थ्य का भी एक ही कारण है कि हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक जो कार्य हैं, उनका सामंजस्य, जिन तत्वों से शरीर की रचना हुई है, उन तत्वों के साथ हम एक रूपता के साथ, अनुरूपता के साथ चल रहे हैं, तो हमको स्वास्थ्य मिलता जाएगा और हम तन और मन से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए हम में हर प्रकार की पूर्णता और निरंतर जो कंप्लीट, जो कह सकते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की स्थिति रहती है, विकास की स्थिति रहती है, और वो हमको अनुभव भी होती है, अनुभूति होती रहती है। इसलिए आप देखेंगे जब हम संबंध की बात करते हैं कि स्वास्थ्य और प्रकृति का कितना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करो और रोग प्राप्त करो, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करो और स्वस्थ रहो। सिंपल सी बात है। तो जब तक मनुष्य, पशु, पक्षी जैसे सारी चीज़ें प्रकृति के नियमों का पालन करते देखे जाते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य कोई भी हो, तो उस जीवन के अस्तित्व के उनके मौलिक सिद्धांत हैं, उन पे चलते हैं, उनको मानकर चलते हैं, और तब तक उनके जीवन में कंप्लीटनेस रहती है, उनका जीवन विकसित रहता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, और कंप्लीटनेस का उनके अंदर प्रवाह कंप्लीट रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जीवन में हर तरह से इन चीज़ों का कंप्लीटली पालन करना चाहिए, और आप तभी अच्छे और सच्चे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, और तब आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। नहीं तो जीवन का आनंद उठा ही नहीं सकते आप, ठीक है। मतलब ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि आप जीवन का आनंद, कोई भी खाना प्रतिबंध हो जाते हैं, डायबिटीज हो गई तो बहुत सारे खाने प्रतिबंध हो जाएंगे, प्रतिबंध लग जाएगा उन पर। जबकि आप यदि स्वस्थ और प्रकृति के हिसाब से लेंगे तो हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं, और वो भी प्राकृतिक हिसाब से लेना है। अब प्राकृतिक हिसाब क्या मतलब? नेचुरल तरीके से। अगर कोई भी चीज़ मिल रही है आपको, सपोज दूध ही प्राप्त हो रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा ये प्राकृतिक दूध है या आर्टिफिशियल दूध है। आर्टिफिशियल में वो नहीं कह रहा जो नकली बनाते हैं, वो तो है ही कम्प्लीटली। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जिस पशु का आप दूध पी रहे हैं, वो पशु का दूध भी तो इंजेक्शन लेके लगा के निकाला जाता है कई बार, ठीक है। उनको बड़े बड़े इंजेक्शन दिए जाते हैं और इंजेक्शन से उनको दूध निकाला जाता है। चलो वो भी छोड़ो, जो पशु दूध के लिए डेवलप किए गए हैं वो भी आर्टिफिशियल हो गए, प्राकृतिक नहीं हुए। तो दूध पी रहे हैं तो भैंस का नॉर्मल दूध पिए जो चारा खाती है। पहले तो चरागाह होते थे, बड़े बड़े चरागाह होते थे, और राजा के क्षेत्र में, राज्य में भी चरागाह को छोड़ा जाता था अलग से कि भाई यहाँ पशु चरेंगे, आके गाय चरेंगी, भैंसें चरेंगी, और वो चरेंगी तो टहलेंगी, टहल के जो वो दूध देंगे तो वो सबसे पौष्टिक दूध होता है। अब तो खूंटे पे बांध बांध के उनको बेचारे को परेशान करते हैं। किसी को आप सपोज गले से बांध के रखो, रोज 1 मिनट भी आप उसको छोड़ो ना, तो उसके अंदर कैसी भावनाओं का डेवलपमेंट होगा, कैसी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, आप सोचिए। मतलब उस पशु के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, और वो फ्रस्ट्रेशन कितनी आएगी आपके
दूध में। सोचिए, आप देखेंगे हमारी गौशाला में, कृष्णान में एक भी गाय को बांधा नहीं जाता। यदि कुछ पूजा वूजा करनी हो तब उस टाइम उसको रस्से से थोड़ा बांधते हैं। एक भी गाय के गले में आपको पट्टा नहीं मिलेगा, रस्सा नहीं मिलेगा, एक भी, ना गाय के ना बैल के, जबकि इतनी गाय हैं। तो अगर उनसे दूध उत्पन्न होगा और चरने जाती हैं रोज, गोधली वेला क्यों कहते थे? गोधली वेला में शाम को गाय आती थी चर के, धूल उड़ाती थी, और शाम का जो समय था वही गोधली वेला। गाय के आधार पर ही गोहिता, गोहित्र, ऐसे गाय के नाम पे सारे नाम रखे होते थे। लड़की को भी ऐसे ही बोला जाता था। तो इसलिए मतलब गाय को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो ऐसी सिद्धांत से जो है वो प्राकृतिक है। कभी आप बोलो कि जी हम तो भैंस का दूध पीते हैं और भैंस का दूध तो हमारे सामने निकालता है, लेकिन वो तो इंजेक्शन लगाता है पहले ही, ठीक है, कहाँ प्राकृतिक हो गया? तो इसलिए प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक, कंप्लीट प्राकृतिक। जितना प्राकृतिक लोगे उतना ही स्वास्थ्य मिलेगा, जितना कम प्राकृतिक लोगे उतना ही दुख मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए आप जीवन का तभी आनंद उठा सकते हैं जब आप सच्चे स्वास्थ्य को प्राप्त करें, सच्ची प्रकृति को प्राप्त करें। नहीं तो क्या होगा, जीवन एकदम भार जैसा लगने लगता है। भार लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, किसी दिन आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा ही होता है। खान पान भी ऐसा है और जीवन भी ऐसा है। तो ये बड़े सिद्धांत हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे योग में यदि किसी को मन दुखी रहता हो, किसी को डिप्रेशन जैसा रहता हो, हालांकि ये नई बीमारी है, आई है पता नहीं कहाँ से, ठीक है। हालांकि डिप्रेशन तो होने का मतलब नहीं है, ये कोई क्यों डिप्रेशन में जाएगा? क्या उसने सब अचीव कर लिया? क्या सारी पुस्तकें पढ़ ली, सारे ग्रंथ पढ़ लिए? इतना कुछ है जीवन में करने के लिए, एक जीवन कम पड़ेगा, इतनी पुस्तकें हैं। जब हम योग की फिलोसफी पढ़ाना शुरू करते हैं इंटरनेशनली, मतलब टीचर उनको तो पूरी लिस्ट बताते हैं, भैया देख लो ये लिखा हुआ है, 108 उपनिषद हैं, इतने पुराण हैं, इतने वेद हैं, वेदों के उपवेद हैं, उपवेदों के भी फिर शास्त्र हैं, आरण्यक हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं, फिर योग की पुस्तकें हैं, फिर ये हैं। तो वो पागल हो जाते हैं, मिलना एकदम पागल हो जाते हैं। वो क्या है, इतनी किताबें होती हैं, ठीक है। मगर हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, तो बता ही रहे बस इतना तो तुमको। जरा देख लोगे ना जाके लाइब्रेरी में, कैसी इसी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। एक गया मठ है हमारे संतों के पास ही है, बोध गया मठ, उसमें हजारों किताबें इतनी पुरानी पुरानी रखी हुई है, इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं। तो कहाँ से डिप्रेशन आना भाई, एक एक चीज़ पकड़ लो और देखो कितना तरक्की हो जाएगी आपकी। तो इसलिए प्रकृति और जीवन की अनुरूपता ही स्वास्थ्य है और प्रतिकूलता ही रोग है, सार ये है। इसलिए जब जीवन भार स्वरूप नहीं होगा आपका, जीवन आपको भार नहीं लगेगा, वजन नहीं लगेगा, यार मैं जी क्यों रहा हूँ, या मैं क्यों आया हूँ धरती पे, इस पृथ्वी पर आया क्यों हूँ। तो जब तक आपका जीवन का उद्देश्य नहीं मिलेगा तो तब तक आप आनंद का स्रोत नहीं बन सकते। और जैसे ही आपका जीवन भार स्वरूप नहीं होगा तो आप आनंद का स्रोत बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं, दूसरे भी देख के आपको प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ हो या ना हो, फिजिकल चीज़ें हो ना हो, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो ना हो, आप तब भी आनंद में रह सकते हैं। संत को संतोष ही तो होता है, उसके पास कुछ कोई होता है, संतोष होता है उसके पास, तभी वो संत है, हर चीज़ से संतोष है। इसलिए प्रकृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए, मतलब जो सच्चा जीवन प्रकृति के अनुसार है, आर्टिफिशियल नहीं कि जी हम तो केमिकल को धोने के लिए केमिकल ले आते हैं दुकान से, एकदम ऐसा हो जाता है साफ। मतलब साफ जो सब्जियां धोने के लिए आजकल केमिकल आ रहे हैं ना, केमिकल को छुटाने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत बात है।
तो ये सब अप्राकृतिक चीजें, ये सब आपको बीमारी दे रही हैं, इसलिए आपका तो बल्ले बल्ले है, सबका योग में काम चलेगा बढ़िया फ्यूचर में। इसलिए चिंता ना करो। मतलब ये तो होना ही होना है। आप बढ़िया बढ़िया अपना ओपीडी ओपीडी खोल कर बैठ जाओगे, फ्यूचर में यही होगा, सब एकदम डॉक्टर ही मिल जाएगी और मज़े से आप कमाओगे बढ़िया। बीमार तो होंगे ही होंगे लोग भाई, होली दिवाली इतनी मिठाई मिलती है, खा के बीमारी तो होते हैं। इतनी मिठाई मिलती है जगह जगह, मतलब इतनी मिठाई, इतना दूध कहाँ से आया भाई, समझ नहीं आता। इतना खोया, जबकि 4-5 किलो दूध में 250 1 किलो में निकलता है। ठीक है, दूध भी तो इतना 5 किलो दूध में 1 किलो खोया निकलेगा आपका आज के दूध में। तो यदि फुल क्रीम होगा तो चलो, फिर भी फुल क्रीम का मतलब मॉडर्न वाला फुल क्रीम आता है, उसमें निकाल ले, वो भी नकली होता है एक तरह से। लेकिन सोचो, मतलब गांव से लेके शहर तक और सड़क तक बिछा देते हैं मिठाई की दुकानें। सोचिए, अलग अलग रंग की, रंग बिरंगी, जैसे मतलब पूरा मेला लगा देते हैं मिठाई का। भाई इतनी मिठाई कहाँ से आ रही है? खाओगे तो ले जाओगे और किसी को, और फिर इसलिए बढ़ती भी है। जो देता है वो आगे आगे सप्लाई कर देता है, खुद भी नहीं खाता जो समझदार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर खाई जा रही है ना। अब खाई जा रही हैं तो बीमार होंगे तो दवाई तो ठीक करने से रही, जो कि पैसा भी नहीं इतना ज़्यादा खर्च होता है। तो क्या करेंगे वो लोग? योग और नेचुरोपैथ के पास ही आएंगे कि यार एक तो योग सेंटर खुला हुआ है, वहाँ चलते हैं, पैसा भी कम लगेगा। उस टाइम तुम पैसा कम मत लेना, ठीक है, वहाँ पैसा ज़्यादा लेना है आपको। अगर किसी की बिल्कुल मजबूरी है तो हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन कोई घर में तो रोज़ दारू पी रहा है और तुमसे सौदेबाजी कर रहा है, ठीक है, घर में तो 1 मिनट में वो 2000 का पिज्ज़ा खा लेता है मंगा के करके। कौन सा ऐप से करते हैं, पता नहीं ब्लिंकिट है या जोमेटो है, जिससे भी करते हैं, स्विगी टाइप, ठीक है। 1 मिनट फर्क नहीं पड़ता, कटते हुए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, दिल पे जोर नहीं पड़ता। लेकिन योग टीचर को 100 रुपये देते हुए भी जोर पड़ता है कि 100 रुपये ली किसने कराया, मतलब ये तो खा लिया, कुछ बेच तो रहा नहीं हमको, ये किसी ने कुछ दिया तो है नहीं, तो इसको 100 रुपये क्यों दें? ये बताओ भाई, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा जीवन है, लोग फालतू की चीजों में इतना खर्च कर देते हैं। सर मेरे वाले तो ऐसा है, वो सोच रही है कि मैं अपनी फ्रेंड को भी बुला के उसमें कंट्रीब्यूट करूं। हाँ, फ्री में, बल्कि तुम उल्टे पैसे दे दो उनको, ऐसा लगता कि ये तो पैसे देंगे हमको बुला रहे तो। कि आज कम से कम लड्डू तो बांटेंगे। घर के लोग तो कर ही रहे हैं। सर घर के लोग तो कर ही रहे हैं। वो सोच रही है कि मेरी जो फ्रेंड है ना वो भी आ जाए यहाँ पे, तो पैसे कम हो जाएंगे, कंट्री हो जाएगी। हाँ, वही तो बचाने की सोच रहे हैं। और जबकि उनका लाइफ स्टाइल देखोगे ना, आप देखोगे तो आप देखेंगे पता नहीं वाहियात पैसा कितना खर्च करते होंगे वो। आप एनालाइज कर लेना उनका। 2 मिनट में जाके 5-6 हज़ार का खाना खा के आ जाते हैं रेस्टोरेंट पे, ठीक है, 2 मिनट में, और वो भी वाहियात। सर बेटी को सर एमबीबीएस कराने हैं अगर प्राइवेट उससे हॉस्पिटल से, तो सोचिए सर 1 करोड़ से ऊपर तो वैसे चला गया। 1 करोड़ से लग रहा, सोचो। एमबीबीएस किया है उसने प्राइवेट में फरीदाबाद से, और फिर भी एमबीबीएस डॉक्टर फिर भी योग करते हैं, तो देखो कितना बड़ा। यस सर। तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है? सिर्फ ऐसे ही बन जाओ कि भाई देखो हम बिना दवाई के ठीक करेंगे, सिंपल है, बात खत्म। रख लो उनको, अच्छा सा सेंटर खोल लो पहाड़ों पे जाके, एक स्टेशन पे बढ़िया शुद्ध हवा लाके, या एकदम प्राकृतिक जगह पे। तो ये है, तो इसलिए प्रकृति और जीवन की अनुरूपता ही क्या है? स्वास्थ्य है, और प्रतिकूलता ही क्या है? रोग है। इसलिए आप देखेंगे हम पंच महाभूत का सिद्धांत, तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया कि हम प्रकृति में स्वास्थ्य और प्रकृति की चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में हमारा रिलेशन क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा कि हम जितना प्रकृति की तरह से जी लेंगे, प्राकृतिक रूप से जी लेंगे, चाहे हम जितने परसेंटेज कर लें अपने जीवन को, तो सोचे कि 1-1% भी थोड़ा बढ़ाएंगे, एक चीज़ पे थोड़ा नज़र रखेंगे, एक चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जितना डिस्टेंस बनाओगे उतनी बीमारी मिलेगी, और जितना आपको क्लोजनेस बनाओगे प्रकृति से उतना आपको स्वास्थ्य मिलेगा, ठीक है। ये करना है आपको, इस तरह से आप इस सिद्धांत को समझेंगे। अब यहाँ पंच महाभूत, जैसे हमारे शरीर की जो रचना है,
उसमें हमारे कुछ कोश होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, त्वचा होती है, रक्त होता है और नर्वस सिस्टम भी होता है। ये सब हमारा शरीर की रचना में सहयोग देते हैं। इनसे मिलके तो हमारा शरीर बना है। इन चीज़ों से मिलके ही हमारा शरीर बनता है। नहीं तो हड्डी को हम शरीर नहीं कह सकते, सिर्फ त्वचा को हम शरीर नहीं कह सकते, सिर्फ रक्त को हम शरीर नहीं कह सकते, सिर्फ स्नायु को हम शरीर नहीं कह सकते, या हम किसको मांसपेशी को शरीर नहीं कह सकते। तो कॉम्बिनेशन को तो शरीर कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे इसी तरह से शरीर का निर्माण हुआ कि भाई एटम्स हुए, सेलुलर फॉर्म हुई, उसके बाद सेल बनी, उसके बाद मतलब कोशिका बनी, सेल के बाद फिर अपना टिश्यू बने, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम में शरीर बना। इस तरह से पूरे शरीर की रचना मानी जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे जो प्रकृति भी उसी तरह से बनी है। प्रकृति की रचना में ये 5 तत्व ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी या प्रकृति की रचना में क्या है, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब 5 जो तत्व बताए गए हैं, पंच महाभूत जिनको बोलते हैं। तो इन तत्वों के संतुलन के बिना जब संतुलन मिश्रित होता है, प्रकृति में प्राणी और वनस्पति की वृद्धि नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता, और उसका जीवन में जीवित रहना पाना बड़ा कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। सोचिए, तो आप देखेंगे कि प्रकृति इन तत्वों का जब मिश्रण होता है तो प्रकृति बनती है, और प्रकृति बनती है तो उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब प्रकृति के साथ जब सामंजस्य बैठता है, मिश्रण होता है, अच्छे से बैलेंस बनता है, बैलेंस के साथ ही चीज़ें होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे तुलसीदास जी ने भी एक बार लिखा है उसमें कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यहाँ मतलब क्या है कि प्रकृति में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पाए जाते हैं। और इन 5 के योग से शरीर में जीव का आगमन होता है। जब इन 5 का योग हो जाता है तो शरीर में तब जीव का आगमन होता है। और इस तरह से आप देखेंगे बोला जाता है कि भाई यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उस सिद्धांत के अनुसार भी यही बात है कि प्रकृति में जो 5 तत्व पाए जाते हैं, हमारे शरीर में भी वही 5 तत्व पाए जाते हैं। अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात ये 5 तत्व ही पिंड में है और 5 तत्व ही ब्रह्मांड में है, तो कहीं अलग तो है ही नहीं। इस सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इसलिए इन सभी तत्वों का हमारे शरीर में संतुलित रहना, और संतुलन रहने पर जीवात्मा हमारे अंदर निवास करती है। जब ये संतुलन बिगड़ने लगता है, इन तत्वों के अलावा जब बिगड़ने लगता है, तो फिर क्या होता है, रोग होता है। और अधिक बिगड़ने पर जीवात्मा क्या होती है, जीर्ण शीर्ण मकान रूपी शरीर को त्याग देती है। जो आत्मा है वो स्वस्थ शरीर में निवास करती है। जैसे जैसे आप इसको बीमार करेंगे तो वो धीरे धीरे इसको छोड़ने लगेगी। मृत्यु एक दिन में नहीं होती, मृत्यु धीरे धीरे रोज होती है। रोज आपका शरीर खत्म होता है, रोज जाता है, अचानक से नहीं होता। इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए आपको, और संतुलन बनाए रखने के लिए हमको इन तत्वों के साथ सामंजस्य रखना चाहिए। इसलिए क्या है कि इसका संतुलन यदि हमको कायम रखना है और जीव के निवास को योग्य बनाना है शरीर को, तो इस शरीर संस्थान का और तत्वों का संबंध हमको अवश्य समझ लेना चाहिए। क्या होगा उससे क्या होगा, जब हम इस संबंध को समझ जाएंगे, इस संबंध को समझने के बाद आपके अंदर जब किसी तत्व का अभाव आपको लगेगा, तो उस अभाव की वजह से उस स्पेसिफिक संस्थान में वो दोष उत्पन्न हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप, जब आपको रिलेशन समझ में आ गया
तो फिर क्या करेंगे, आप उसकी पूर्ति जल्दी कर लेंगे और जल्दी पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और आप दीर्घजीवी हो जाएंगे, आप लंबी आयु वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवात्मा ही तो जीवन है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक प्राणी, हम भी क्या चाहते हैं, हम आज जिस मकान में रहते हैं हम चाहते हैं कि और अच्छा मकान हो जाए, संतुष्टि कभी होती नहीं। ठीक है, अच्छे अच्छे मकानों में रहना पसंद करते हैं कि हाँ भाई ये मेरे हिसाब का, मेरा रूम मेरे हिसाब का होना चाहिए, मेरा मकान मेरे हिसाब से। तो आत्मा भी तो ऐसे है भैया, तुमने मकान दिया तो ये मकान बढ़िया होना चाहिए ना। तुमने कचरा जमा कर रखा है, कहीं कुछ का रखा जमा, कहीं कुछ का रखा है, कहीं टूटा फूटा है, कहीं कुछ है, तो आप उसका मन ही नहीं लगेगा जीवात्मा का, वो निकल लेगी। तो तुम रहो, इसको मरम्मत कराते रहना बाद में। ठीक है, हम तो चलते हैं, अब ना मरम्मत के लायक रहेगा, फिर वो समाप्ति हो जाएगा। इसलिए टूटे फूटे मकान में कोई नहीं रहता, छोड़ देता है। इसलिए धीरे धीरे आपको देखना चाहिए कि भाई हाँ कहाँ कहाँ मरम्मत करवानी है, बनवाते रहना चाहिए, रिपेयर करते रहना चाहिए। कहीं जाले नहीं लगे हुए, कहीं कुछ लगे हुए, साफ सफाई करते रहना चाहिए, ये है। इसलिए आप देखेंगे, अब हम इस पंच तत्वों के शरीर की स्थिति को समझेंगे। आप ये चीज़ नोट भी कर सकते हो चाहो तो, वैसे तो इसमें उससे भी नोट कर सकते हो, बाद में वीडियो देख के भी नोट कर सकते हो। तो हमको एक 3 कॉलम बना लेने हैं अपनी पुस्तक में, 3 कॉलम बना लेने हैं। सबसे ऊपर लिखना है तत्व, जो पंच तत्व में से कौन सा तत्व है, तत्व लिखना, तत्व विशेष करके लिख सकते हैं। दूसरे कॉलम में लिखें शरीर का स्थान या संस्थान या अंग, शरीर का अंग। और तीसरे स्थान पर लिखेंगे, तीसरे कॉलम में लिखेंगे तत्व विशेष प्राप्ति के सामान्य साधन, कि हम इस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उस तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। यदि हमारे पास किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उस तत्व को कैसे पूरा करेंगे। तो ये एक बढ़िया आपको बता देते हैं, ताकि आप अपने शरीर को उस हिसाब से, अपने भोजन को उस हिसाब से तैयार करें और इस चीज़ों को प्राप्त करें। तो 3 चीज़ें ऊपर लिख लिया आपने। एक लिख लिया तत्व विशेष, दूसरे कॉलम में लिखेंगे शरीर के अलग अलग अंग या संस्थान, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे तत्व विशेष प्राप्ति के सामान्य साधन, अर्थात तत्व के प्राप्ति के साधन, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखें। अब लिख लिया हो तो फिर तत्व के नीचे, तत्व विशेष के नीचे लिखेंगे आकाश। आकाश तत्व के बारे में बताएंगे। आकाश तत्व का जो स्थान है वो कोश है, जो खाली जगह होती है शरीर के अंदर, एम्प्टी स्पेस जो होता है, कोश, उसको कोश बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसकी पूर्ति होती है, आकाश तत्व की यदि कमी हो जाए, आकाश तत्व यदि बिगड़ जाए, आकाश तत्व कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? व्रत से होगी। व्रत से होगी, दूसरा योग से होगी, तीसरा फलाहार से होगी, चौथा मिताहार से होगी। ऐसी चीज़ों से आकाश तत्व शुद्ध होता है। आकाश तत्व निरोग, मतलब पूर्ण होता है, कंप्लीटनेस आती है उसमें, आकाश तत्व में। यदि आकाश तत्व लगे बिगड़ रहा है तो उसके भी अलग अलग डायग्नोज होते हैं। इसलिए इसमें डायग्नोज की बात नहीं की जाती ज़्यादातर प्रकृति, क्योंकि खुद आभास हो जाता है, शरीर अपने आप में ऐसा दिखा देता है कि यदि पेट भर गया तो भैया खाली करने का कोशिश करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? उपवास करेंगे। ज़्यादा खा लिया, कई दिन से पेट मतलब ब्लोटिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा कि कुछ तो करें भाई, खाली रखें थोड़ा, कुछ ग्रीन टी पी लें, कुछ फल ले लें, कुछ योग कर लें। ठीक है, ऐसा खुद ही आभास होने लगता है। तो मेन है जो आपको बताया, आकाश तत्व से रिलेटेड क्या है, साधन क्या है? उपवास हो गया, योग हो गया, फलाहार हो गया और मिताहार हो गया, जो आपके शरीर को मित्रवत काम करे। ऐसा आहार होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा लिख लेंगे, अब नीचे आकाश तत्व के नीचे लिखेंगे, आकाश के नीचे वायु लिखेंगे दूसरे कॉलम में। वायु
और इसका जो स्थान क्या है, त्वचा और फेफड़े हैं, स्किन और फेफड़े। अब सोचिए स्किन पे, स्किन भी ब्रीथ करती है, ब्रीदिंग। इसलिए भारत में कैसे कपड़ों की परंपरा रही है, कॉटन के, रेशों के, बड़े खुले खुले कपड़े पहनने की। भारत का पहनावा क्या है, कुर्ता धोती मनुष्यों का, और माताओं का क्या पहनावा है, साड़ियाँ कॉटन की, या घाघरे होते थे पहले, घाघरे होते थे, सब कॉटन के बने तो होते थे। तो खुले खुले कपड़े पहनने की आदत है। जब से कपड़े बंधे हैं, मनुष्य भी बंध गया है, टाइट हुए हैं जब से, और वो भी सिंथेटिक टाइप के एकदम। और तो इसलिए प्रकृति से दूर हो गए। तो त्वचा और फेफड़े, त्वचा भी सांस लेती है और फेफड़े भी सांस लेते हैं। तो इसलिए खुले खुले कपड़े आपको पहनने चाहिए, कॉटन पहनना चाहिए, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा कपड़ा आता है आजकल, तो कपड़े बड़े महंगे भी हो रहे हैं कॉटन वाले तो। लेकिन चुपचाप एकदम सादा जीवन रखो कि भाई हाँ, हम तो भैया यही पहनते हैं, धोती पहनते हैं चाहे कहीं भी जाएं, ठीक है, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है। ये है, आजकल तो बहुत मॉडर्न धोती आ गई हैं, अब बनी बनाई आती हैं, सोचो तो वो भी ले सकते, नहीं तो खुद बांधना सीख लो, ठीक है। 5 मीटर की धोती आती है, उसमें खुद बांध सकते हो। और ऐसी धोती बांधते हैं कि उसमें आप कुछ भी करो, योग ध्यान भजन कुछ भी कर सकते हो, शीर्षासन भी कर सकते हो, कहीं भी आसन लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो हम बांधते हैं धोती कभी कभी, वैसे तो कई बार रेडीमेड होती है, लेकिन कई बार ये होती हैं चीज़ें, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है रेडीमेड की भी, कभी खुद ही पहन लो। तो इसलिए क्या है, वायु तत्व क्या है, त्वचा और फेफड़े, लिख लिया स्थान। अब इसको क्या करेंगे, इसके साधन क्या है, वायु स्नान इसका साधन है, गहरी सांस लेना इसका साधन है, प्राणायाम करना इसका साधन है, और खुली वायु में रहना इसका साधन है। कोई खाना नहीं है कुछ भी। हाँ बोलते हैं ना कि हाँ थोड़ी हवा खा के आ जाऊं बाहर, वही है, हवा ही खाना है, ठीक है। किसी को कोई चीज़ मना करनी हो तब भी बोलता है जा हवा खा भाई, हम नहीं दे रहे तुझे, तो हवा खाने चला जाता है, ठीक है। तो हवा खानी है। हाँ बोलो। सर जैसे ये चक्रों के माध्यम से देखा जाए तो अपना आकाश तो विसुप्ति में आएगा ना, कंठ में आएगा। हाँ आकाश, आकाश जो वायु को बताया तो ये तो फेफड़े का लगता है, तो उसमें जाएगा सर, हृदय प्रदेश से। किस में जाएगा, हृदय प्रदेश, हार्ट एरिया, फर्ट एरिया, दिल। नहीं, यहाँ चक्रों की बात नहीं चल रही ना, यहाँ फिजिकल चीजों की जानना चाह रहा हूँ, चक्रों के संदर्भ में जानना, चक्रों के संदर्भ में जानने के लिए चक्रों का वीडियो पड़ा हमारा एक, ठीक है, क्लास ही ली थी हमने बच्चों की, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है, पूरा पड़ा है उसमें, उसका भी भोजन भी बताया है उसमें, सब चीज पूरी की पूरी क्लास है, बहुत 1-1.5 घंटे का है। हाँ सब चक्र का, ठीक है। तो ये हो गया वायु का। अब सूर्य मतलब अग्नि तत्व, अग्नि तत्व स्नायु बोला जाता है इसको, स्नायु स्थान है इसका, वहां से गर्मी प्राप्त होती है आपको। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्य स्नान करना, सन बाथ करना है, लेकिन तेज धूप में नहीं करना है। और सूर्य की किरणों में पके हुए फल खाने, पके हुए सूर्य की किरणों में पके हुए अनाज खाने। आजकल अंदर भी खेती होने लगी ना, मकानों के अंदर, इंडोर एग्रीकल्चर होती है, हाइड्रोपोनिक होते हैं, पानी में उगाते हैं सिर्फ, मिट्टी भी नहीं होती उसमें, ठीक है, हाइड्रोपोनिक पौधे कहते हैं उनको। इसी तरह से अंदर ही अंदर घर घर में लाइट से सब उगाते हैं। लेकिन यह सूरज में जो खुले उसमें पक रही हैं चीज़ें, खुले उसमें है, वही खाना चाहिए। तो इस तरह से सूर्य स्नान हो गया, सूर्य किरणों में पके हुए फल हो गए, इससे इसकी पूर्ति होती है। जल तत्व, जल
जल रक्त का बात की जाती है कि रक्त में ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जल चिकित्सा होती है, बाहरी स्नान होता है, फल सब्जियों का रस होता है, जल पीना होता है। आप लिक्विड पिएं जितना पी सकते हैं, अच्छा, ठीक है, इसको जल चिकित्सा में आता है। ये पृथ्वी, ये हड्डी को बोला जाता है पृथ्वी तत्व। तो इसलिए धरती से उत्पन्न इसका क्या है साधन, धरती से उत्पन्न जितने भी सजीव प्राकृतिक लवण हैं, प्राकृतिक खाद्यान्न हैं, मिट्टी के विभिन्न व्यवहार हैं, उनके आधार पर इनकी चिकित्सा की जा सकती है। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, तो इनसे आप अपनी और खुद की और साथ में बाकी लोगों की चिकित्सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा इसको और समझेंगे कि भाई क्या है कैसे है। तो ये एक टेबल आपकी बन गई होगी, आपने बनाई होगी टेबल। तो इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इस पर थोड़ा एनालाइज करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। ये तो मैंने संक्षेप में बता दिया आपको, लेकिन इसका विस्तार आप आगे कर सकते हैं ठीक है ना। तो यहाँ है अब प्रकृति और शरीर के तत्वों पर हम क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, उसका विचार करेंगे। प्रकृति और शरीर के तत्वों पर हम एक कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक विचार कह सकते हैं उसको, वो कर सकते हैं। थोड़ा समझेंगे, अलग अलग तत्व को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आकाश तत्व की बात करते हैं थोड़ा। आकाश तत्व को भी बताया गया कि पंच महाभूतों में ये सबसे अधिक उपयोगी तत्व है। क्यों? क्योंकि ये सारे पंच महाभूतों का मूल तत्व है और ये सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म यही तत्व होता है। शरीर में जहाँ जहाँ खाली स्थान है या खाली अवयव है, बॉडी में जहाँ जहाँ खाली स्थान दिखते हैं, खाली अवयव दिखते हैं, खाली कोश दिखते हैं, वो आकाश तत्व का ही रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात वो आकाश तत्व का ही द्योतक है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, असंख्यक कोशों से बना है। कोश मतलब सेल, और हर सेल और उसके बीच एक खाली स्थान होता है। प्रत्येक कोश और उसके बीच में एक अवकाश होता है, खाली स्थान होता है, वो आकाश तत्व होता है। और उसी तरह से आप देखेंगे प्रकृति में हर एक अणु, एटम, और उसके बीच भी एक आकाश होता है। सेल भी एटम से बनी है और एटम में भी आकाश होता है, उसमें भी खाली स्थान होता है। इसलिए हमारे, क्योंकि मूव नहीं कर पाएगा ना, खाली नहीं होगा, तो इसलिए हमारे शरीर में जो कोशों का जो स्थान है वही है जो प्रकृति में अणु का है। और इन दोनों के लिए क्या है, आकाश तत्व बहुत जरूरी है। बिना आकाश तत्व के इनका निर्माण नहीं हो सकता, और इसके बिना अणु और कोश दोनों मृत पाए जाएंगे, मृतक हैं। इसके बिना, आकाश तत्व के बिना ना अणु जीवित रह, अणु की कोई अस्तित्व हो सकता है, ना किसी सेल का अस्तित्व हो सकता है आकाश तत्व के बिना। इसलिए ये मूल रूप में माना जाता है। अब यहाँ आप इसको समझ सकते हैं कि आकाश तत्व कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब हम आकाश तत्व की प्रधानता होने के लिए क्या होगा, यदि हमको उसको बढ़ाना है तो हमको कोशों का, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारे वो जगहें हैं, उन कोशों का शोधन करना होगा। और उन कोशों का शोधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी शुद्धि करनी पड़ेगी, उन सेल्स की शुद्धि करनी पड़ेगी। शोधन करेंगे, शुद्धि करेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे, हम व्रत रखेंगे, हम मिताहारी बनेंगे, हम फलाहारी बनेंगे, हम योग अपनाएंगे, चाहे राजयोग, हठ योग, और खुले में निवास करेंगे, थोड़ा खुल के सोएंगे, रहेंगे, खाली बिल्कुल भी दम घुट के नहीं रहेंगे, खुले में रहेंगे,
प्रकृति में भी उपवास होता है, प्रकृति भी उपवास करती है कई कई जगहों पे। कहाँ? जब प्रकृति में पतझड़ होती है तो प्रकृति का उपवास होता है। धरती को उस टाइम खूब धूप देती है प्रकृति भी। धरती को खूब धूप देने के बाद जल देने पर आकाश तत्व की वृद्धि होने लगती है और पौधों में नई नई कौपलें आ जाती हैं। आकाश तत्व के बिना एक क्षण भी कोई जीवित रह नहीं सकता। बड़ा कठिन, मतलब कठिन क्या, असंभव है। क्योंकि जहाँ आकाश तत्व नहीं है वहाँ संचार असंभव है, वहाँ संचार ही नहीं होगा, वहाँ मूवमेंट ही नहीं होगा। संचार नहीं तो वहाँ प्राण नहीं। तो बोलते ना प्राण का संचार। संचार क्यों होगा? तब क्योंकि आकाश तत्व है। और आकाश तत्व का जो शब्द है, गुण तत्व जो है, आकाश का गुण क्या है, तत्व क्या, वो है शब्द। आकाश शब्द से रिलेट करता है। आकाश शब्द। तो इसलिए आकाश तत्व को आप इतना समझ गए तो आकाश तत्व के बारे में और अच्छे से इस पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। और इस तत्व के लिए आप अपने शरीर में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें थेरेपी भी आ गई एक तरह से। आकाश तत्व से कैसे थेरेपी करनी है आपको, आकाश चिकित्सा कैसे करनी है, आकाश तत्व चिकित्सा कैसे करनी है, ऐसे करनी है। फल खिलाओ, योग कराओ, राजयोग कराओ, हठ योग कराओ, कोई भी योग कराओ, मिताहारी बनाओ उसको, उपवास कराओ, ठीक है। ऐसे करके उसकी चिकित्सा करो किसी भी व्यक्ति की। वायु, अब वायु तत्व जो है ये हमें प्रकृति जीवन रक्षा के लिए हमको बहुत बढ़िया मात्रा में वायु प्रदान करती है। तो वायु तत्व पंच तत्वों में दूसरा आवश्यक तत्व माना जाता है। वायु तत्व पंच तत्वों में दूसरा इंपॉर्टेंट तत्व माना जाता है। और जब हम किसी स्थान पर, किसी विशेष जगह पर शुद्ध वायु का अभाव होता है, अब विशेष क्या, अब तो ये सब जगह नॉर्मल हो गया, विशेष तो बचा ही नहीं। दिल्ली पूरा, एनसीआर पूरा, सारे बड़े बड़े शहर पूरे सब ऐसे ही हो गए ना, शुद्ध वायु का अभाव होता है हर जगह। हर जगह आप देखेंगे, सब वेदर रिपोर्ट में देखेंगे कहाँ कहाँ AQI क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो सोचिए, जब हम किसी स्थान में किसी विशेष स्थान पर शुद्ध वायु का अभाव होता देखते हैं तो वहाँ के जो वृक्ष हैं, वृक्ष भी आपको ऐसे दिखेंगे, वो भी बीमार से दिखेंगे। वो भी ऐसे दिख जाते हैं कि वो मतलब ना तो उनमें कली खिलेगी, कली भी खिलेगी तो बेचारी मुरझाई सी लगेगी। फल भी नहीं ढंग से पनप पाएंगे, वो भी अच्छे डेवलप नहीं हो पाते, वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनको पूरा एनर्जी नहीं मिल पाती। पक्षियाँ भी वहाँ ऐसे नहीं लगेंगे कि वो चहचहा रहे हों, उनमें मधुरता नहीं होगी, वो चिल्लाते हैं बेचारे के भाई थोड़ा सा कंट्रोल करो, कंट्रोल पाजी कंट्रोल, ऐसे बोलते हैं वो भी, पक्षी भी, ठीक है। तो लेकिन कंट्रोल कहाँ हो रहा, इतनी गाड़ियाँ ये वो। अब तो दिल्ली में 1 जुलाई से बड़ा अच्छे नियम बताए हैं कि वही गाड़ियाँ खरीदो इलेक्ट्रिक और सब्सिडी पाओ, ठीक है। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख की सब्सिडी, और रजिस्ट्रेशन फ्री और टैक्स फ्री। ये कर दिया दिल्ली में 1 जुलाई से। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो लेके स्कूटी से, और बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, बड़ी कोई भी गाड़ी हो, तो आपको बहुत मिलेगा। धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी हट जाएगी पेट्रोल डीजल की। फ्यूचर तो यही है, ठीक है। और इसके बाद फ्यूचर और भी बढ़िया आ जाएगा, कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट हो जाएगा। सोलर से चलने लगेंगी गाड़ियाँ, सूरज से, बैटरी का डेवलपमेंट हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया बैटरी आ जाएंगी। फिर आप, अब तो 500-400 किलोमीटर चलती हैं एक बार चार्ज करने में, तब तो वो 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये भी पहुँच जाएंगी। 2070 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए 2070 तक टारगेट अचीव की तो बता। हाँ, वो तो खैर कागजों में तो अचीवमेंट के लिए लिख लेते हैं, लेकिन कहाँ अचीव होता है। आज तक वो कोपेन ना कर पाए, जितने बड़े बड़े वो करते हैं,
2012 से ही फंसा हुआ है ना। हाँ, कहाँ कर पाए हैं? ये तो जबकि पूरा इंटरनेशनल है। सिर्फ Actually क्या सर, सिर्फ आज के इसमें जो देश सिर्फ इसमें पैसे खर्च होते हैं, सबको होटल में रहने को मिलता है, अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बात करने को मिल जाती है, और थोड़ा अखबारों में छप जाता है। उसके अलावा ऐसा कोई ज़्यादा बदलाव दिखने को मिलता नहीं। थोड़ा बहुत खर्च होता है उन चीज़ों पे, ठीक है। उसमें भी वो डेवलपिंग देशों को दबाते हैं कि भाई तुम करो, ख़त्म, हम ना करेंगे, तुमको और गरीब बनाएंगे, ठीक है, तुम्हारी इंडस्ट्री बंद कर देंगे, तुम्हारी सब चीज़ बंद कर देंगे। वो तो डेवलप कर चुके अपने आप को, वो तो ओजोन तक में छेद कर चुके डेवलप्ड कंट्री अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अब जो डेवलप होना चाह रहे हैं बेचारे, उनको उन पे थोपते हैं कि भाई तुम बहुत गंदा काम कर रहे हो, तुम पोल्यूशन कर रहे हो, तुम धरती को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पक्षी भी बेचारे मधुर आवाज़ खो देते हैं अपनी, कर्कश आवाज़ में आ जाता है, और हर प्राणी का दम घुटने लगता है। इतने बेचारे आजकल तो बुजुर्ग भी और बच्चे भी बहुत बीमार रहने लगे हैं नॉर्थ, मतलब इसमें एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, इतने पोल्यूशन की वजह से। अभी तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा आपको, लेकिन रिपोर्ट देखोगे और आगे आगे आने वाले समय में देखोगे तो बहुत बुरी हालत है। दिल्ली में जैसे हम एंटर करते हैं, हम तो दिल्ली में रहते थे, लेकिन उसमें जब ज़्यादा पता नहीं चलता था, लेकिन जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो आप देंगे एंटर करते ही खांसी उठने लगती है, खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, गले में खराश, आंखों में जलन सी होने लगती है, ऐसा आभास होने लगता है। तो बिना बोर्ड देखे पता चल जाता दिल्ली आ गई, ठीक है। या एनसीआर में प्रवेश कर गए हम लोग, तो ये रहता है। इसलिए अगर हम हरिद्वार आते हैं ना तो सर हमें हरिद्वार में ज्यादा हल्कापन लगता है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं ना, हाँ, सर यहाँ पे ना खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाएगा। हरिद्वार में वहाँ पे हम रहते हैं, 2-2 3-3 बार खाना खाते रहते हैं सर, मतलब सुबह दोपहर शाम, वहाँ हाँ, पे नहीं पता लगता सर। और यहाँ पे हम ऊट पटांग भी खाते हैं, वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, और मैगी वैगी खूब दबाते हैं, फिर तब भी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि वायु का कितना प्रभाव पड़ता है जीवन पर। इसलिए मतलब हर क्षण में आपको व्याकुलता नज़र आएगी और अधीरता नज़र आएगी। इसी तरह से जब हमारे अंदर बाहर दोनों तरफ शुद्ध वायु का अभाव हो जाता है तो हम में कोई उत्साह नहीं रहता, कोई प्रसन्नता नहीं रहती, कोई साहस नहीं, मतलब पड़े रहो, कुछ भी करते रहो, ठंड भी इतनी चुभेगी और गर्मी भी इतनी चुभेगी, दोनों अपनी उत्कट मतलब पराकाष्ठा पर रहती है। आप ना ठंड में कुछ काम कर पाएंगे, ना गर्मी में कुछ काम कर पाएंगे, ये ऐसा स्थिति रहती है यहाँ की, ठीक है। तो इसलिए हम भी अभी क्या करेंगे, हम लास्ट तक वेट करते हैं, लेट करते हैं कि भाई ठीक हो जाए, लेकिन बाद में तो ये है कि भैया अब तो अपने बाद में जब मृत्यु के टाइम आता तो अंतिम सांस ले लेता कि भाई थोड़ी लास्ट वाली सांस हो जाती। अब सोचो कि हमारे शरीर में त्वचा, फेफड़े, जिनकी वजह से हमको शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। प्रकृति में वायु का, शुद्ध वायु का हम तन मन में स्फूर्ति लाता है, उत्साह जगाता है, ताजगी का संचार करता है। इसलिए आप देखेंगे जब जितने भी मतलब एक बताया जाता है, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करके बताया जाता है कि किस जगह पर, किस पट्टी पर दुनिया की सबसे ज़्यादा विद्वान लोग रहते हैं, या सबसे ज़्यादा आविष्कार कहाँ हुए हैं, सबसे ज़्यादा पुस्तकें कहाँ लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा कैसे एनवायरनमेंट में लिखी गई है। तो आज भी देखेंगे आप, जब आप सुकून में रहेंगे और पहाड़ों पे जाएंगे तो आपका मन करेगा, कुछ आपके अंदर का आर्ट जाग जाएगा। कोई पेंटिंग करने की सोचेगा, कोई गाना गाने की सोचेगा, कोई किताब लिखने की सोचेगा, कोई गीत लिखने की सोचेगा, ऐसे ही सोचने में आ जाता है। और दिल्ली में तो इरिटेट हो गया, पता नहीं क्या, आप वो भी ना लिख पाते कि कितना कैसा लग रहा है, वो भी नहीं लिख पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो ये है, तो शुद्ध वायु हमको धारण करनी चाहिए, शुद्ध वायु में रहना चाहिए। शुद्ध वायु ही आपके तन मन में स्फूर्ति लाएगा, उत्साह जगाएगा, ताजगी का संचार करेगा, जीवन के लिए उपयोगी होगा। अब एक ही जीवन तो मिल रहा है आपको, बाद में तो क्या पता, चलो ठीक है, कर्मों के हिसाब से तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उस जीवन को तो अच्छे से जी लीजिए, अच्छी जगह जी लीजिए, कम खा पी के जी लीजिए, कम फैसिलिटी में जी लीजिए, नहीं जाइए मॉल, नहीं जाइए सिनेमा हॉल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कितना बर्बाद कर रहे हैं जीवन को, सोचिए। तो प्राण शक्ति
तत्व ऑक्सीजन उसमें होनी चाहिए, उससे प्राप्त होती है। इसके अभाव में मनुष्य क्या विश्व का कोई भी प्राणी कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल गई होगी कोरोना में। तो वायु को अगर आप जीवन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में योगी जन वायु का ही भक्षण करते थे। वो उनको कला आती है, आनंद में रहते थे और लंबा जीवन जीते थे वायु को बढ़ा के। आज भी यदि आप प्राणायाम के थ्रू, वो कला आज भी है, प्राणायाम के रूप में आपके बीच पास है, लेकिन प्राणायाम भी आप कहाँ करेंगे? जहाँ शुद्ध हवा होगी। अगर प्राणायाम आपने अशुद्ध हवा में कर लिया तो वो तो उल्टा असर हो जाएगा। इसलिए पार्क में जाओ, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जहाँ कम पोल्यूशन है, वहाँ जाओ, प्राणायाम करो। और इस क्रिया की सिद्धि के बाद वर्षों तक आप किसी भी बिना किसी खाद्य के भी प्राणी जीवित रह सकता है। सोचिए, वायु का गुण है स्पर्श, इसलिए वायु शब्द और स्पर्श का समावेश है। वायु में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आकाश तत्व वाली भी गुण आ जाता है और स्पर्श वाला भी गुण आ जाता है, खुद का इसका गुण आ जाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें वायु तत्व को आप इसको बहुत गहराई से समझेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कितना स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप अभी दो ही चीज़ अभी हुई हैं प्रकृति की, दो ही चीज़, दो ही सिद्धांत अभी देख रहे हैं आप, बाकी आगे चलाएंगे। लेकिन दो में भी आपको कितना एक जीवन का कह सके उत्साह मिल रहा होगा कि भाई हाँ, हमको बार बार हमको अच्छी स्वास्थ्य के लिए ऐसी जगहों को जाना चाहिए और ऐसी शुद्ध हवा लेनी चाहिए, शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए, शुद्ध धूप लेनी चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, थोड़ा उपवास करना चाहिए, थोड़ा अपने शरीर को हल्का रखना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बिस्तर होने चाहिए, कैसे घर होने चाहिए, कैसे वायु का मतलब वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। आपके घरों में जहाँ पर रहते हैं खुला खुला हो, विंडोज़ हो। क्यों ऐसी परंपरा आई है? शुरू से परंपरा रही है ये घरों के बनाने की। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बनते थे घर। आप देखेंगे बड़े बड़े पुराने महल देखेंगे, वो ठंडे से दिखते हैं आपको गर्मी में भी। अब आपने तो वही डब्बे बनाने शुरू कर दिए तो डब्बे तो तपेंगे ही तपेंगे। ठीक है, आपने इतना बढ़िया महल जैसा गांव छोड़ के, घर छोड़ के एक उसमें फ्लैट में रह रहे हैं। या वी बॉट ए 2 BHK फ्लैट एंड दिस अटैच्ड बाथरूम, एवरीथिंग इज अटैच्ड, बट यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द प्रकृति, यू नो। तो लेकिन भाई वी बॉट 2 BHK इन 2 करोड़। भैया 50 लाख में तो एक महल बन जाता गांव में। ठीक है, और घर की मतलब एक किचन गार्डन बनाता बढ़िया सा, और आराम से श्रीधर वेल्लू, जिसका ये अराताई ऐप आया था, श्रीधर वेल्लू, उसका जीवन पढ़ लेना आप। श्रीधर वेल्लू ने, आप सोचिए कि नासा और अमेरिका में जॉब वॉब छोड़ के आया और अपने गांव में कंपनी एस्टेब्लिश की है। गांव में आते हैं उसके बड़े बड़े CEO अमेरिका से मिलने, उससे मीटिंग करने, उसके गांव में, खेतों में चल के। सोचो, डाल लो गूगल में, यूट्यूब पे डाल लो, अराताई जो ऐप आया था, और गूगल इन्होंने जो अभी ये निकाला ना नया सर्च इंजन भी है उनका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कि अब अल्टरनेट हमको देखना पड़ेगा, तो इंडियन है वो इतने बड़े व्यक्ति ने इतनी अमेरिका सबको छोड़ के आए हैं और अपने गांव में गांव में बसाया उन्होंने अपना फैक्ट्री। बहुत मतलब अमीर हैं, वो कर सकते थे, लेकिन हम जितने लेवल पे उतने लेवल पे करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। तो सबको थोड़ी थोड़ी एक एक जगह अपना हॉलीडे नाम का एक गांव में, विलेज टूरिज्म के हिसाब से गांव में एक एक मकान ले लो, 100 200 मतलब कह सकते हैं कि 1000 2-2 गज अपना ले लो, सस्ती मिल जाती है, और वहाँ धीरे धीरे बनाओ अपना, ये करो। ठीक है, ये है तरीका। इसलिए बहुत सस्ता जीवन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, देसी बनो, विदेशी नहीं। ये है, तो ये 2 तत्व आपको पढ़ाए आज, और काफ़ी चीज़ें आप समझे होंगे। इसमें आप इनको रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो आज के समाचार समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है।
सर आप कहते हैं ना कि गांव में जीवन व्यतीत करो सर, एक जने के चाहने से क्या होगा सर, और भी जो घर के मेंबर हैं वो तो नहीं चाहते ना सर। एक जना क्रांति लाता है, क्रांति मिलकर नहीं लाई जाती कोई भी। आज तक कोई भी क्रांति आई है वो एक एक जने से आई है, ग्रुप में क्रांति नहीं आई। सर आप भी यही है, हम भी यही है, कोशिश करती हूँ मैं आपकी ये आशीर्वाद लेके कि ऐसा हाँ। हो जाए। मैं तो 110% चाहती हूँ देखो कि बाहर जाना। ये बहुत जरूरी है, देखते हैं। बहुत बहुत जरूरी है। आप कुछ भी ना करें, जैसे आपको बताया ना कि भाई चलो कहीं लेकर रख लो और उसमें केयर टेकर रख लो थोड़ा सा, वो वहाँ की चीज़ें उगाएगा भी और आपको पैसे भी देगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो एक तरह से एक विचार रखोगे और पॉजिटिव वो दोगे, आप वाइब्रेशन दोगे तो लोगों के दिमाग में भी जाएगा और प्रकृति में भी जाएगा। जब प्रकृति में वाइब्रेशन जाएगी कि आप ये चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्लियर है, एकदम विजन क्लियर है कि हाँ भाई मुझे इस तरह का जीवन जीना है, तो फिर वो भगवान फिर उस तरह की क्रिएशन करना शुरू कर देता है। वो ऐसे लोग मिलाना शुरू कर देगा, घर वालों को भी तैयार करना शुरू कर देगा, ये करना शुरू। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक मतलब धीरे धीरे अब तो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, कंप्यूटर से हो रही हैं। इनकम का सोर्स भी आप सोर्स बना लें आप दिल्ली में रह के कि भाई हाँ हम इनकम, हमारी आज इनकम सपोज 2 लाख रुपए है महीने की, तो हम घर पे पहले बैठ के 3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दें और वो हम कहीं जाके भी कमा सकते हैं। ऐसे बहुत आइडिया, आजकल तो इनोवेशन बहुत चल रहा है, बहुत तरीके चल रहे हैं। बस काम करने की और सोच विचार की जरूरत है, धीरे धीरे कर सकते हैं, करिए, ठीक है, हो जाएगा किसी दिन, अचानक आपको पता भी नहीं चलेगा। इच्छा तो व्यक्त करके रखिए, पॉजिटिव रहिए, जी सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए सीधे बैठेंगे, बहुत टेढ़े बैठ लिए तुम लोग। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे, इनहेल ओ